नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारत में काम करने की जगह को मतलब वर्क प्लेस को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, जिसे हम आमतौर पर पॉश एक्ट भी कहते हैं। जी हाँ। हमारे पास इस कानून के देखिए आधिकारिक पाठ के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इसके जरूरी पहलुओं को समझना कि भाई ये क्यों बना, इसमें खास क्या है, शिकायत कैसे होती है और ये असल में महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने में कैसे मदद करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है कि आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ ऑफिस की चारदीवारी तक ही सीमित है या इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है? चलिए पता लगाते हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये जरूरत सिर्फ भारत में ही महसूस नहीं की गई है। इसकी जड़ें जो महिलाओं के प्रति भेदभाव खत्म करने के जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनमें भी हैं। जैसे सीडॉ है, जिसे भारत ने 1993 में ही स्वीकार कर लिया था। राइट। तो ये कानून उसी वैश्विक प्रतिबद्धता को आप कह सकते हैं जमीनी हकीकत बनाने की एक कोशिश है। हाँ, और ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बात नहीं है ना, ये तो हमारे अपने संविधान से भी जुड़ा है। अनुच्छेद 14 और 15 जो बराबरी का हक देते हैं और अनुच्छेद 21 जो सम्मान से जीने का हक देता है। सही कहा। जब काम की जगह पर यौन उत्पीड़न होता है तो ये इन मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। तो ये कानून इसी उल्लंघन को रोकने और एक सुरक्षित माहौल के अधिकार को पुख्ता करने के लिए है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है सोच में। पहले अक्सर देखिए यौन उत्पीड़न को एक निजी मामला या शायद सिर्फ चरित्र से जुड़ी बात मान लिया जाता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कानून साफ करता है कि ये महिलाओं के काम करने के अधिकार, बराबरी के अधिकार और सुरक्षित माहौल के अधिकार का हनन है। ये इसे एक व्यक्तिगत समस्या से उठाकर एक कानूनी और कहना चाहिए मानवाधिकार के मुद्दे के तौर पर स्थापित करता है, और यही इस कानून की बुनियाद है। बिल्कुल। तो चलिए कुछ बुनियादी बातों को समझते हैं। सबसे पहले ये कानून किसकी सुरक्षा के लिए है? मतलब पीड़ित महिला कौन मानी जाएगी इसमें? इसका दायरा देखिए बहुत व्यापक रखा गया है। पीड़ित महिला का मतलब है किसी भी उम्र की महिला, चाहे वो उस जगह पर काम करती हो या नहीं। जैसे कोई विजिटर हो सकती है, कोई क्लाइंट हो सकती है जिससे लगता है कि उसके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है। अच्छा। और इसमें घरेलू कामगार यानी घरों में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। हाँ। ये एक बहुत ही अहम कदम है। हाँ, ये जरूरी था। और दूसरी तरफ जिम्मेदार कौन है? मतलब नियोक्ता या एम्प्लॉयर किसे माना गया है? नियोक्ता की परिभाषा भी काफी विस्तृत है। इसमें सरकारी विभाग आ जाते हैं, प्राइवेट कंपनी, एनजीओ, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि वो व्यक्ति भी शामिल है जो अपने घर में घरेलू कामगार रखता है। मूल रूप से जो भी प्रबंधन, निगरानी या नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है वो नियोक्ता है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर कि ये कानून कहाँ-कहाँ लागू होता है। ये जो कार्यस्थल या वर्क प्लेस की परिभाषा है, मुझे लगता है यहीं पर ये कानून पारंपरिक सोच से काफी आगे जाता है ना? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, कार्यस्थल सिर्फ आपका ऑफिस या फैक्ट्री नहीं है। इसमें सरकारी या प्राइवेट दफ्तर, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, खेल परिसर, स्टेडियम, यहाँ तक कि काम के सिलसिले में अगर कोई यात्रा की गई है तो उस दौरान इस्तेमाल होने वाला वाहन भी शामिल है। ओह, वाहन भी? जी हाँ। और जैसा हमने पहले कहा, वो घर भी कार्यस्थल है जहाँ घरेलू कामगार काम करते हैं। और आजकल के दौर में अगर देखें तो वर्चुअल वर्क प्लेस, मतलब जहाँ लोग ऑनलाइन काम करते हैं, वो भी इसके दायरे में आ सकता है। इसका मकसद यही है कि सुरक्षा सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित न रहे। और सबसे अहम सवाल, यौन उत्पीड़न आखिर है क्या? कानून इसे कैसे परिभाषित करता है? देखिए, कानून कहता है कि यौन उत्पीड़न में इनमें से कोई भी एक या ज्यादा अनचाहा व्यवहार शामिल हो सकता है। पहला, शारीरिक संपर्क या नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करना। दूसरा, यौन संबंध बनाने की मांग करना या उसके लिए अनुरोध करना। तीसरा, यौन अर्थ वाली फप्तियां कसना या आप कहें टिप्पणियां करना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स जिसे कहते हैं। बिल्कुल। चौथा, अश्लील तस्वीरें या सामग्री दिखाना। और पांचवां, कोई भी दूसरा अनचाहा शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार जो यौन प्रकृति का हो। इसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, अनचाहा, अनवेलकम। मतलब अगर कोई व्यवहार महिला की मर्जी के खिलाफ है और उसे आपत्तिजनक लगता है
तो वो उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है। बिल्कुल सही। और कानून सिर्फ इन सीधे व्यवहारों तक ही सीमित नहीं है। ये कुछ परिस्थितियों को भी यौन उत्पीड़न मान सकता है, अगर वो यौन प्रकृति के किसी व्यवहार से जुड़ी हों। अच्छा, जैसे मान लीजिए नौकरी में फायदा पहुंचाने का, खुला या छुपा हुआ वादा करना, लेकिन बदले में यौन अनुग्रह की उम्मीद के साथ। अच्छा, क्विड प्रो को जिसे कहते हैं। हाँ। या फिर नौकरी में नुकसान पहुंचाने की खुली या छुपी भी धमकी देना, नौकरी की मौजूदा या भविष्य की स्थिति को लेकर डराना धमकाना, कामकाज में दखल देना या ऐसा माहौल बनाना जो डरावना हो, अपमानजनक हो या शत्रुतापूर्ण हो। हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। हाँ। या फिर ऐसा अपमानजनक बर्ताव करना जिससे महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा हो। ये सारी परिस्थितियां दिखाती हैं कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग करके भी उत्पीड़न किया जा सकता है। ये तो बहुत व्यापक परिभाषा है। तो ये तो हुई परिभाषाएं। अब अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो शिकायत कहाँ और कैसे की जाएगी? इसके लिए कानून ने समितियों का प्रावधान किया है ना? जी हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह की समितियां हैं। पहली है आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या ICC। ये हर उस संस्थान में बनाना अनिवार्य है जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। 10 या उससे ज्यादा, ठीक है। और इस ICC की बनावट में कुछ खास बातें हैं? बिल्कुल। इसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होंगी, ये जरूरी है। इसमें कम से कम 2 और कर्मचारी सदस्य होंगे जिन्हें सामाजिक काम का अनुभव हो या कानून की थोड़ी समझ हो। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें एक बाहरी सदस्य का होना अनिवार्य है। बाहरी सदस्य, वो क्यों? हाँ, बाहरी सदस्य जो किसी NGO से जुड़ा हो या जिसे यौन उत्पीड़न के मामलों की विशेषज्ञता हो। ये बाहरी सदस्य ये सुनिश्चित करता है कि जांच निष्पक्ष हो और सिर्फ कंपनी का अंदरूनी मामला बनकर न रह जाए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा प्रावधान है। हाँ, साथ ही ये भी जरूरी है कि समिति की कम से कम आधी सदस्य महिलाएं हों और इनका कार्यकाल अधिकतम 3 साल का होता है। ठीक है, ये बाहरी सदस्य वाली बात वाकई प्रक्रिया में निष्पक्षता लाने के लिए सोची गई लगती है। अच्छा, और अगर किसी जगह 10 से कम कर्मचारी हैं या मान लीजिए शिकायत सीधे मालिक के ही खिलाफ है, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति के लिए स्थानीय समिति या लोकल कमेटी LC का प्रावधान है। इसे जिला अधिकारी जैसे DM या कलेक्टर उनके द्वारा हर जिले में बनाया जाता है। इसकी संरचना भी काफी सोच समझकर तय की गई है। उसमें कौन कौन होता है? महिला, एक सदस्य स्थानीय क्षेत्र में काम करने वाली महिला होती हैं, 2 सदस्य NGO या विशेषज्ञों में से होते हैं, कम से कम एक महिला जरूर हो, और अगर किसी को कानूनी पृष्ठभूमि है तो उसे प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही एक सदस्य SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक समुदाय से भी होना जरूरी है। और जिले का संबंधित कल्याण अधिकारी इसका पदेन सदस्य होता है। ये समिति छोटे संस्थानों और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समितियां बन गई, ICC और LC। अब मान लीजिए किसी को शिकायत करनी है, प्रक्रिया क्या है? देखिए, पीड़ित महिला को घटना के 3 महीने के अंदर लिखित में ICC या LC जो भी लागू हो उसको शिकायत देनी होती है। 3 महीने के अंदर? जी। अगर कई घटनाएं हुई हैं तो आखिरी घटना के 3 महीने के अंदर। अगर महिला लिखित में शिकायत नहीं दे सकती, मान लीजिए पढ़ी लिखी नहीं है या कोई और दिक्कत है, तो समिति के सदस्य उसकी मदद करेंगे शिकायत लिखने में। ये भी अच्छा है। हाँ, और खास परिस्थितियों में अगर समिति को लगता है कि देरी का कोई वाजिब कारण है तो वो इस 3 महीने की सीमा को और 3 महीने के लिए बढ़ा सकती है। अच्छा, मतलब कुल 6 महीने तक का समय मिल सकता है विशेष परिस्थितियों में। जी हाँ। और अगर पीड़ित महिला खुद शिकायत करने की स्थिति में न हो, जैसे कोई गंभीर रूप से बीमार है या हाँ, अगर शारीरिक या मानसिक क्षमता है या मृत्यु हो जाती है या किसी और वजह से वो खुद शिकायत नहीं कर सकती, तो उसका कानूनी वारिस या कानून द्वारा तय कोई और व्यक्ति उसकी तरफ से शिकायत दर्ज करा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय का रास्ता बंद ना हो। ठीक है, तो शिकायत दर्ज हो गई, अब आगे क्या? क्या सीधे जांच शुरू हो जाती है? जांच शुरू होने से पहले कानून एक और विकल्प देता है, वो है सुलह का, मतलब कॉन्सिलिएशन का। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पीड़ित महिला के अनुरोध पर ही हो सकता है, नियोक्ता या समिति खुद से नहीं कह सकती। अच्छा, सिर्फ महिला के कहने पर। हाँ, और यहाँ एक बेहद अहम बात है कि किसी भी तरह का आर्थिक समझौता, मतलब मॉनेटरी सेटलमेंट, सुलह का आधार नहीं बन सकता। पैसे का लेन देन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं।
ऐसा इसलिए ताकि पैसे के दबाव में मामला रफा दफा ना किया जा सके। समझ गया। और अगर सुलह हो जाती है तो? अगर दोनों पक्ष समझौते पर पहुंच जाते हैं तो समिति उसे रिकॉर्ड करेगी और नियोक्ता या जिला अधिकारी को बताएगी। इसके बाद कोई जांच नहीं होगी, मामला वहीं खत्म। और अगर सुलह नहीं होती या महिला चाहती ही नहीं? हाँ, अगर महिला सुलह नहीं चाहती या सुलह की कोशिश नाकाम रहती है तो फिर जांच प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा, तो इस जांच प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएं। समिति के पास क्या अधिकार होते हैं? जांच के लिए समिति को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी गई हैं। सिविल कोर्ट जैसी? जी हाँ, वो गवाहों को बुला सकती है, शपथ पर बयान ले सकती है और दस्तावेज मंगवा सकती है। और ये पूरी जांच 90 दिनों के अंदर पूरी करनी होती है। 90 दिन, ठीक है। इसमें घरेलू कामगारों के लिए एक विशेष प्रावधान भी है। अगर स्थानीय समिति को लगता है कि पहली नज़र में मतलब प्रीमा फेसी मामला बनता है तो वो 7 दिनों के अंदर पुलिस को सूचित करेगी। पुलिस को? हाँ, ताकि आईपीसी की धारा 509 जो महिला के अपमान से जुड़ी है या दूसरी लागू धाराओं के तहत केस दर्ज हो सके। ये दिखाता है कि घरेलू कामगारों के मामलों को गंभीरता से लिया गया है। सही बात है। अच्छा, जांच के दौरान मतलब जब ये 90 दिन की प्रक्रिया चल रही है तब पीड़ित महिला की सुरक्षा और मदद के लिए भी कुछ व्यवस्था है? क्योंकि ये तो एक मुश्किल समय हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इसका भी प्रावधान है। पीड़ित महिला के लिखित अनुरोध पर समिति नियोक्ता से सिफारिश कर सकती है कि जांच पूरी होने तक कुछ कदम उठाए जाएं। जैसे पीड़ित महिला या जिस पर आरोप है यानी प्रतिवादी, उसका किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि रोज आमना सामना ना हो, या फिर पीड़ित महिला को 3 महीने तक की छुट्टी दे दी जाए। 3 महीने तक की छुट्टी? हाँ, और ये उसकी सामान्य छुट्टियों के अलावा होगी, उसकी लीव बैलेंस से नहीं कटेगी। या कोई और जरूरी राहत जो समिति को ठीक लगे वो दी जाए। नियोक्ता को इन सिफारिशों पर अमल करना होता है। ये कदम इसलिए जरूरी हैं ताकि महिला बिना डरे या दबाव के जांच में सहयोग कर सके। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जांच पूरी हो गई 90 दिन में। इसके बाद क्या होता है? रिपोर्ट का क्या होता है? जांच पूरी होने के 10 दिन के अंदर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। ये रिपोर्ट वो नियोक्ता को सौंपती है। अगर एलसी का मामला है तो जिला अधिकारी को, और इसकी कॉपी पीड़ित महिला और प्रतिवादी दोनों को दी जाती है। ठीक है, रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष हो सकते हैं और उनके आधार पर फिर क्या कार्रवाई होती है? मोटे तौर पर 2 संभावनाएं होती हैं। पहली, अगर जांच में आरोप साबित नहीं होते तो समिति सिफारिश करती है कि कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरी, अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो समिति कई तरह की सिफारिशें कर सकती है। क्या सिफारिशें हो सकती हैं अगर आरोप साबित होते हैं? सबसे पहले तो समिति सिफारिश करेगी कि प्रतिवादी के खिलाफ उसके सेवा नियमों मतलब सर्विस रूल्स के मुताबिक कदाचार मानते हुए कार्रवाई की जाए, जैसे चेतावनी, प्रमोशन रोकना, ट्रांसफर या नौकरी से निकालना भी, जैसा भी नियमों में हो। अगर सेवा नियम लागू नहीं होते तो कानून में बताए गए तरीके से कार्रवाई होगी। ठीक है, और क्या पीड़ित महिला को कोई मुआवजा वगैरह मिलता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। समिति सिफारिश कर सकती है कि प्रतिवादी के वेतन से कुछ रकम काटकर पीड़ित महिला या उसके कानूनी वारिसों को मुआवजे के तौर पर दी जाए। वेतन से काटकर? जी हाँ, अगर वेतन से काटना संभव न हो, जैसे मान लीजिए प्रतिवादी नौकरी छोड़ दे, तो उसे सीधे भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। और अगर वो भुगतान नहीं करता तो ये रकम उससे भू राजस्व के बकाया मतलब अरेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूली जा सकती है। अच्छा, मतलब वसूली का भी प्रावधान है। ये मुआवजे की रकम कैसे तय होती है? क्या इसका कोई आधार है? हाँ बिल्कुल, कानून बताता है कि मुआवजा तय करते समय समिति कई बातों का ध्यान रखेगी, जैसे महिला को हुई मानसिक पीड़ा, दर्द और भावनात्मक तकलीफ, इमोशनल डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं, उत्पीड़न की वजह से उसके करियर के अवसरों का जो नुकसान हुआ है, लॉस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी, इलाज पर हुआ खर्च चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, प्रतिवादी की आमदनी और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, और क्या भुगतान एकमुश्त हो सकता है या किश्तों में दिया जा सकता है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि भावनात्मक और करियर पर पड़े असर को भी मान्यता देता है। ये काफी व्यापक है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है? मतलब झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों का क्या? हाँ, ये चिंता वाजिब है और कानून में इसका भी ध्यान रखा गया है। अगर जांच के बाद समिति इस नतीजे पर पहुंचती है कि शिकायत जानबूझकर झूठी थी या दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई थी या शिकायतकर्ता ने नकली दस्तावेज दिए थे, तो वो शिकायत करने वाली महिला या व्यक्ति अगर किसी और ने की है
के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। अच्छा, शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हाँ, लेकिन ये कार्रवाई भी उसी तरह होगी जैसे प्रतिवादी के खिलाफ होती है, सेवा नियमों या तय प्रक्रिया के अनुसार। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि सिर्फ आरोप साबित ना कर पाना, मतलब सबूत न दे पाना, वो झूठी शिकायत का आधार नहीं बनता, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। समिति को बाकायदा जांच करके ये साबित करना होगा कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई थी, मैलिस साबित करना होगा। ये संतुलन बनाए रखने की कोशिश है ताकि महिलाएं शिकायत करने से हिचकिचाए नहीं, लेकिन साथ ही कानून के दुरुपयोग को भी रोका जा सके। इसी तरह अगर कोई गवाह झूठी गवाही देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, ये संतुलन जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और चीज बहुत अहम है, वो है गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, इसके बारे में कानून क्या कहता है? क्या सब कुछ गुप्त रखा जाता है? कानून साफ तौर पर कहता है कि कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जैसे शिकायत का ब्यौरा, पीड़ित महिला की पहचान, प्रतिवादी की पहचान, गवारों की पहचान और पते, सुलह या जांच की कार्यवाही का विवरण, समिति की सिफारिशें और उन पर हुई कार्रवाई। इन सब को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। प्रेस या मीडिया में भी इसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता। आरटीआई एक्ट के तहत भी? जी नहीं, ये नियम सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट पर भी भारी पड़ता है। इसका मकसद है सभी पक्षों की निजता बनाए रखना और उन्हें सामाजिक शर्मिंदगी से बचाना, ताकि लोग बिना डरे प्रक्रिया में भाग ले सकें। लेकिन क्या इसका मतलब है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि न्याय हुआ या नहीं, या कंपनी में ऐसे मामले हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, न्याय होने की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन पीड़ित या प्रतिवादी की पहचान जाहिर किए बिना। जैसे ये बताया जा सकता है कि एक मामले में जांच हुई और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई, लेकिन नाम या अन्य पहचान बताने वाली जानकारी नहीं दी जाएगी। अच्छा, और अगर कोई इस गोपनीयता को भंग करता है, या अगर नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर कानून के दूसरे प्रावधानों को नहीं मानता, तब क्या? गोपनीयता भंग करने पर दंड का प्रावधान है, कानून में उसके लिए जुर्माना बताया गया है। और अगर नियोक्ता कानून का पालन नहीं करता, जैसे मान लीजिए आईसीसी नहीं बनाता या समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करता, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। पहली बार उल्लंघन पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 50,000? जी। और अगर वही नियोक्ता दोबारा दोषी पाया जाता है तो जुर्माना दुगुना हो सकता है, और साथ ही उसका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है या रिन्यू नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान नियोक्ताओं को उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, ये तो काफी सख्त लगता है। कानून नियोक्ताओं पर कुछ खास जिम्मेदारियां भी डालता है ना, सिर्फ समिति बनाने के अलावा भी? हाँ बिल्कुल, नियोक्ताओं के कई कर्तव्य हैं। संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले एक सुरक्षित काम का माहौल देना, ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। फिर यौन उत्पीड़न के बुरे परिणामों और आईसीसी के गठन के बारे में जानकारी उसे कार्यस्थल पर ऐसी जगह लगाना जहां सब देख सकें, नोटिस बोर्ड वगैरह पर। जागरूकता फैलाना? हाँ, कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित वर्कशॉप और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। आईसीसी या एलसी को जांच के लिए जरूरी सुविधाएं देना, जैसे जगह देना, दस्तावेज उपलब्ध कराना, जांच में प्रतिवादी और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद करना, यौन उत्पीड़न को सेवा नियमों के तहत कदाचार मानना और उस पर कार्रवाई करना, और ये भी देखना कि आईसीसी समय पर अपनी रिपोर्ट दे रही है या नहीं। मूल रूप से नियोक्ता की जिम्मेदारी सिर्फ घटना होने के बाद कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि उसे रोकने की भी है। प्रिवेंशन इज की। और जिला अधिकारी की भी कुछ भूमिका है इसमें? हाँ, जिला अधिकारी स्थानीय समिति एलसी के कामकाज की निगरानी करते हैं, और वो जिले में इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए एनजीओ के साथ मिलकर काम करते हैं, उपाय करते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये कानून कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाता है, जिसमें रोकथाम है, निषेध है और निवारण भी है। प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल। स्पष्ट परिभाषाएं हैं, शिकायत समितियां हैं, आईसीसी और एलसी। एक तय जांच प्रक्रिया है, पीड़ित के लिए सुरक्षा उपाय हैं, मुआवजा है, गोपनीयता का ध्यान है, और नियोक्ताओं की जवाबदेही भी तय की गई है। सब कुछ उसमें शामिल है। बिल्कुल, और ये सिर्फ नियमों का एक पुलिंदा नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था, ये कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए बराबरी, सम्मान और सुरक्षा के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, उनको हकीकत बनाने का एक जरिया है।
इसका असली मकसद सिर्फ शिकायतों का निपटारा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कार्य संस्कृति बनाना है जहां महिलाएं बिना किसी डर, झिझक या असुरक्षा के काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। देखिए, कानून बनाना एक बेहद जरूरी पहला कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली चुनौती और सफलता इसके सही ढंग से लागू होने में है, और उससे भी ज्यादा कार्यस्थल की सोच में, वहां के कल्चर में वास्तविक बदलाव आने में है। तो सोचने वाली बात यह है कि नियमों और समितियों के इस ढांचे के अलावा ऐसा और क्या किया जा सकता है संस्था के स्तर पर और हम सबके व्यक्तिगत स्तर पर भी, जिससे हमारे कार्यस्थल सच में सभी के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और बराबरी के बन सके।